हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। हम बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे थे एंड उसमें हम लोग दो टाइप्स कर चुके हैं। वन इज कॉम्बिनेशन, फाइन, जिसके आगे हमने काफी पार्ट्स किए थे कि भाई सिंथेसिस क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, एडिशन बेसिकली किस चीज को बोला जाता है। देन हमने सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, दैट इज एक तो फोटो डीकम्पोजिशन यानी कि जो लाइट की हेल्प से हो रही थी, सेकेंड इज एक थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा था हमने जो कि हीट देके हो रहा था। क्लियर? तो ऐसा करके हमने बेसिकली डीकम्पोजिशन के भी टाइप्स पढ़े थे। क्लियर? एक इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ा था, फाइन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तीसरा टाइप, फाइन। सो वी आर एट द टाइप्स एंड आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी टाइप जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को उसकी जगह से हटा देगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना, उसको उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेसमेंट कर देना। इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। सपोज आपके पास एक ट्यूब है एंड इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट डाला हुआ। कॉपर सल्फेट बेसिकली ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। क्लियर? तो इसके अंदर आपने क्या डाला, एक आयरन नेल डाला। क्लियर? तो आयरन नेल के डालने से हुआ क्या, ब्लू कलर फेड्स अवे, ब्लू कलर चला गया एंड वो जो हमारे पास आयरन नेल था टर्न्स ब्राउनिश। वो क्या हो गया, ब्राउनिश कलर का हो गया। इसका मतलब एक्चुअली में टेक्निकली स्पीकिंग क्या हुआ, आयरन नेल में से आयरन के एटम्स ने कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन। देखिए क्या केमिकल रिएक्शन हुआ। Fe ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, एंड ये बन गया FeSO4 प्लस कॉपर। जब हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर आयरन नेल डाला तो हमारा जो आयरन नेल था वो अब ब्राउनिश कलर का हो गया एंड वो जो सोल्यूशन ब्लू कलर का था उसका कलर फेड हो गया। द रीजन फॉर दैट इज द आयरन नेल हैज नाउ रिएक्टेड विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एंड जब एक बंदा दूसरे बंदे को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, when a metal atom displaces another metal atom from its solution, it is known as displacement reaction। जब एक एटम दूसरे एटम को उसकी जगह से हटा देता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दैट थिंग क्लियर? पर अब सोचने की बात यह है कि अगर आयरन कॉपर को हटा सकता था, फिर यार यहां आके ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कॉपर ने आयरन को हटा दिया। बड़ी सोचने वाली बात है। अगर आयरन कॉपर को हटा के ये बना सकता है तो फिर कॉपर आयरन को हटा के ये क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नेचर में ज्यादा रिएक्टिव है, वही अपने से कम को उसकी जगह से हटा सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, मैं इसको यार तभी इसकी जगह से हटा के इसकी जगह पे बैठ सकता हूं अगर मैं इससे ज्यादा तगड़ा हूं। फाइन, इफ आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन हिम तो मैं उसको उसकी जगह से हटा सकता हूं। इसका मतलब आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। इज दैट थिंग क्लियर? तो हमारे पास क्या डेफिनेशन निकल के आ गई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, व्हेन
a more reactive metal atom displaces a less reactive metal atom from its solution is known as displacement reaction. Is that thing clear? जब एक ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल एटम कम रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन में से, ये जरूर लिखना है, फ्रॉम इट सॉल्यूशन, जब वो जो ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये क्या है? आयरन, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। क्लियर? ये सिंबल इक्वेशन हो गई ना, और ये क्या हो गई? वर्ड इक्वेशन। किया था ना टाइप्स ऑफ इक्वेशन में, ये सिंबल इक्वेशन हो गई है और ये वर्ड इक्वेशन। दिस इज आयरन सल्फेट, दिस इज कॉपर। कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो अब सोचने की बात ये है कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल एटम ज्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा कम रिएक्टिव है? क्योंकि ओनली देन वी कैन से कि ये बंदा इस बंदे को डिस्प्लेस कर सकता है और ये बंदा इस बंदे को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फाइन, तो ये सब मिलेगा हमें रिएक्टिविटी सीरीज में। सो लेट्स मूव टू द रिएक्टिविटी सीरीज। सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज। फाइन, हम पूरी की पूरी लिस्ट भी बनाएंगे, ये भी देखेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सबके नाम भी याद करेंगे और उसको याद करने का एक क्रैमिंग मेथड भी बनाएंगे। क्लियर? सो लेट्स हैव इट फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे टॉप पे है लिथियम, पोटासियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन यानी कि Fe, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर? दिस इज बेरियम, सोडियम, सब लोग बनाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। अब देखो यहां तक देखो, ये वो बंदे हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में क्या है? ऊपर है। फाइन, एंड ये वो लोग हैं जो रिएक्टिविटी में क्या है? नीचे हैं, यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर? मतलब सिंपल सा फंडा है, इधर जाते हुए नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज कर रही है। नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज। इसका मतलब लिथियम बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लैटिनम बीइंग द लीस्ट रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव लोग हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में कहना हो तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा, देखो जिंक कहां है? ये रहा, एंड कॉपर कहां है? ये रहा। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये काम हो जाएगा।
यहां ZnSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? और अगर कॉपर प्लस FeSO4 हो, ये रहा कॉपर और ये रहा Fe, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। एक और करके देखते हैं। सपोज Zn प्लस H2SO4 है, ये रहा Zn और ये रहा H। Zn H से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब Zn H को उसकी जगह से हटा सकता है, पक्का हटा सकता है। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस ये क्या बन गया, हाइड्रोजन अलग। इट मींस जो नेचर में ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा सकता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? और अब है इसको याद करने का तरीका, देखो यहां से याद किया जा सकता है। BSc, तो ये बेसिकली BSc बन गई है डिग्री, क्लियर? ये बन गया है मैथ्स, एंड इसको अगर देखें ना INTL, ये बेसिकली बन गया है इंटेल। इज दैट क्लियर? वो इंटेल के पीसी आते हैं ना, तो वहां से सोचा जा सकता है इंटेल, ठीक है ना? और ये आ गया हाइड्रोजन, और यहां अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, रेट लिस्ट है। कॉपर से महंगी, चांदी चांदी से महंगा, सोना सोने से महंगा, प्लेटिनम। इज दैट थिंग क्लियर? ये बेसिकली क्या है, रेट लिस्ट। तो जो ऊपर है, those who are above in the reactivity series can displace those who are below. Those who are above in reactivity series can displace the below. वो जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो अपने से नीचे वाले को उसकी जगह से हटा सकते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? सो दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक अच्छी चीज सीखने वाली थी वो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज, कि भाई कौन एटम किस एटम को उसकी जगह से हटा सकता है। क्लियर? यू नीड टू क्रैम दिस, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ऊपर वाला नीचे वाले को उसकी जगह से हटा सकता है कि नहीं हटा सकता। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मूव टू द रिएक्शन नंबर 4, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट वन, फोर्थ टाइप का रिएक्शन आ गया हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, उसमें डिस्प्लेसमेंट था, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसने इसको हटाया, उसने किसी और को हटाया, उसी को हटाया। क्लियर? जैसे बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, देखो एग्जांपल से समझ के देखते हैं इस चीज को। AgNO3 का NaCl के साथ रिएक्शन, देखो Na ने क्या किया, सिल्वर को हटा दिया उसकी जगह से। Na ने क्या किया, सिल्वर को उसकी जगह से हटा दिया। अब ये सिल्वर क्या करेगा, देखो Na अगर अपनी जगह से जा रहा है ना, पिछले वाले में फर्क था, अकेला मेटल था, अब क्या है, मेटल भी किसी के साथ लगा हुआ है, ये जो हटा रहा है ये भी किसी के साथ लगा हुआ है। अब ये क्लोरीन भी अकेला हो गया, और जिस सिल्वर को इसने निकाल दिया वो भी अकेला हो गया, और वो लोग जुड़ गए। पिछले में क्या था, कल्ला सोडियम आ रहा था, यहां अकेला सोडियम नहीं है, सोडियम के साथ क्लोरीन था। सोडियम जब गया तो उसने क्लोरीन को अकेले छोड़ दिया, वहां आके कौन बैठ गया, किया तो सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस, पर सिल्वर को भी फील आ रहा है हमने सोडियम हटा दिया भाई। किया तो सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस है, पर सिल्वर को भी यही फील आ रहा है कि मैंने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। अल्टीमेटली एक और चीज बन गई, यानी कि इसने इसको हटा दिया, इसने इसको हटा दिया, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो उसकी जगह, वो उसकी जगह, अगर मैं उसकी जगह जाके बैठ गया तो वो मेरी जगह आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। फाइन? तो डेफिनेशन क्या बन गई, in which the species mutually exchange their ions। अपने आयंस को इन्होंने क्या कर लिया,
म्यूचुअली एक्सचेंज कर लिया, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेड स्पीशीज म्यूचुअली exchange their ions is known as double displacement reaction। कोई भी दिक्कत, म्यूचुअली एक्सचेंज, म्यूचुअली मतलब आपस में, क्लियर, म्यूचुअली एक्सचेंज, वो उसकी जगह, वो उसकी जगह, नाम जरूर लिखेंगे, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर, दिस इज सिल्वर, दिस इज नाइट्रेट, नाइट्रेट, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम नाइट्रेट एंड दिस इज सिल्वर क्लोराइड। फाइन, कोई दिक्कत। तो यहां पे एक चीज और बहुत अच्छी नॉलेजेबल समझने वाली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, कि जब भी हम एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट में एक चीज नीचे बैठ जाती है। फाइन, एक ऐसी इनसॉल्युबल चीज बन जाती है सोल्यूशन में। देखो ये एक सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन फॉर्म में है, हम कहने के लिए कह सकते हैं ये दोनों एक्वस फॉर्म में लिए हमने। ये पैर में AQ लिखने का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी में डाल रखे हैं सपोज, ठीक है ना, या सॉल्यूशन फॉर्म में लिए हैं दोनों, ठीक है ना। दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में लिए थे, जब हमने इकट्ठा किया तो एक ऐसी सॉलिड चीज बन गई जो नीचे बैठ गई है, एक ऐसी सॉलिड चीज बन गई है, इनसॉल्युबल है जो नेचर में, जो नीचे बैठ गई है। इसे हम क्या बोलते हैं, PPT, यानी कि प्रेसिपिटेट। क्लियर, ये क्या है, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये एक ऐसा सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, नेचर में सॉलिड है, पहली बात तो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, दूसरी बात इनसॉल्युबल है, सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, इसीलिए हम ये एरो यूज करते हैं नीचे बैठने वाला। इज दैट थिंग क्लियर। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। इसी बात के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। अगर उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो दिस रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमारा पॉइंट नंबर 5 है, और उससे मूव करने से पहले एक बात समझिए, हर डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डबल के अंदर, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या चीज है ये बात क्लियर होनी चाहिए। सपोज यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed during double displacement reaction या formed during mutually exchange of ions। कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल करके देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। सपोज NaCl है एंड Na2SO4 है एंड BaCl2 है। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaCl2 एंड BaSO4। ये भी क्या है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। इज दैट थिंग क्लियर। क्या नाम है ये, दिस इज सोडियम सल्फेट लिखना है, दिस इज बेरियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम सल्फेट। इज दैट थिंग क्लियर, एंड दिस इज द प्रेसिपिटेट। देखो वैसे लकीली यहां पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है और यहां भी लकीली व्हाइट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार व्हाइट प्रेसिपिटेट ही मिलेंगे। क्लियर। हमें प्रेसिपिटेट का मतलब समझना है, वो एक ऐसी सॉलिड इनसॉल्युबल चीज, देखो दो चीजों को घोला तो एक ऐसी सॉलिड सी चीज बन गई, नीचे बैठने लग गई, ठीक है ना। तो वो इनसॉल्युबल चीज, ना घुलने वाली चीज, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इसी से हम मूव करते हैं अपने 5th रिएक्शन पे, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 5th यानी कि प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, प्रेसिपिटेट्स एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत ही आसान है यार, ठीक है ना, ज्यादा अभी हम कर चुके हैं तो इसके ऊपर ज्यादा हम मतलब डिस्कस करने की दिक्कत ही नहीं है। द रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ precipitates takes place is known as precipitation reaction। फाइन। और ज्यादा एग्जांपल याद करने का भी झंझट नहीं है यार, क्योंकि वही वाला कर सकते हैं जो अभी अभी हमने किया था। क्या था? NaCl plus AgNO3 gave rise to NaNO3 plus AgCl। फाइन, यहां लिखेंगे ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं। डन। आप चाहें तो वो BaSO4 वाला भी लिख सकते हैं। मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फाइन, अ सॉलिड इनसॉल्युबल, देखो दोनों शब्दों का ध्यान रखना है, सॉलिड होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए। अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed during double displacement reaction या during mutual exchange of ions। क्लियर? तो प्रेसिपिटेट क्या है? एक ऐसा सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो तब बनता है जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा होता है। कोई दिक्कत? So we are done with 3 types of chemical reactions. One is displacement, double displacement and precipitation। दो हमारी पिछली वीडियो में हो गए थे, यानी कि कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। तो अब तक हमारे 5 केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस काफी ज्यादा किस्म के हैं, अभी और भी काफी पड़े हैं। एक बहुत अच्छा न्यूट्रलाइजेशन पड़ा है जो हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन कॉल ऑन माय नंबर। थैंक यू।